हेलो बच्चों, आज ना फिर से एक नए मिशन की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। अभी आपने ना फिजिक्स का सेट 1 का वीडियो देखा। अभी हम लोग ना क्लास 11 का कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जिस प्रकार कुछ दिन पहले ये जो चैनल जब हमने बनाया था, ये चैनल को सारे बच्चे ने मिलकर बनाया, क्लास 12 के सारे बच्चों ने। और ये जिस दिन बना उसी दिन हमने एक बात कहा था इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि आने वाला समय हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जुड़ेंगे। आपने क्लास 12th में जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो आपके बड़े जो सीनियर होंगे, जो इस बार एग्ज़ाम दिए 2022 में, उन्होंने कंटिन्यू इस चैनल के वीडियो को देखा और बहुत ही मतलब सक्सेसफुल बहुत सारे कॉल्स भी हमारे पास आए कि सर आपके मार्गदर्शन से ही हमारा मार्क्स बहुत अच्छा गया। फिजिक्स पेपर हो चाहे केमिस्ट्री पेपर हो, जो केमिस्ट्री हमारे इस चैनल में ले रहे हैं सर, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो चैनल में एक नए टीचर्स का आगमन एक नए सब्जेक्ट के साथ होने जा रहा है। क्योंकि क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होगा वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव टर्म 1 ले रही झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो उसी के सिलसिले में हमारा शुरू से एक मकसद रहा कि हमारे इस ईजी स्टडी चैनल में सारे टीचर्स, सारे फैकल्टीज़ हो। और ये काम जो मैंने स्टार्ट किया, आज हमारी टीम में एक नए नायक जुड़ने जा रहे हैं। मैंने उनका शब्द को मैं यूज़ किया नायक, क्योंकि सर का जो कोचिंग है ना वो नायक कोचिंग सेंटर के नाम से बड़ा फेमस है बरवड्डा में। और सर बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और हमने सर से बात किया कि सर इकोनॉमिक्स आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसमें नो डाउट है। तो हमारे चैनल्स में भी उन सारे बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चों तक हमारा मैसेज पहुँचे, हमारा एजुकेशन सिस्टम पहुँचे, ताकि उन बच्चों को भी प्रिपरेशन करने का मौका मिले, 11th में उन्हें अच्छा मार्क्स मिल सके। इसलिए आप जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पूरा आपको ना इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन मिलने जा रही है। सेट 1 का सॉल्यूशन के साथ साथ विथ एक्सप्लेनेशन। हमारे साथ हमारे बीच में अब मोती सर आ रहे हैं। आइए सर। ये हमारे अजीज दोस्त और इकोनॉमिक्स के धुरंधर मोती सर हैं। देखिए, अभी तक ना हम इकोनॉमिक्स के जिस प्रकार आपको फिजिक्स में क्वेश्चंस का आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, उसी प्रकार बच्चों आज से इस वीडियो के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स में आंसर के साथ साथ ए नंबर ही आंसर क्यों होगा, बी नंबर ही आंसर क्यों होगा, सी नंबर ही आंसर क्यों होगा, सी नंबर आंसर क्यों नहीं होगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के धुरंधर हमारे नाइक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर इकोनॉमिक्स लेंगे आज से मोती सर। और आइए सर, आपका स्वागत है हमारे ईजी स्टडी चैनल में। और आप भी बच्चों को वो सारा कंटेंट दें ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज आप इस चैनल के माध्यम से हमें पढ़ाने का मौका दिए, हमें कुछ बताने का मौका दिए। जो विद्यार्थियों को हम कभी पहले से भी हम सोच रहे थे कि कभी भी ऑनलाइन हम क्लास लें, जो आज आपने मेरा जो सपना था वो सपना को पूरा कर दें। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। जो इकोनॉमिक्स इसलिए हम बताना चाहते हैं क्योंकि जितने सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो गांव से है, देहात से है, जो कहने का मतलब दूर दराज में, या जैसे बरवड्डा, हम बरवड्डा क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं तो बरवड्डा आने में दिक्कत होती है। तो घर बैठे ही हमारे चैनल के माध्यम से क्लास ले सके, मतलब क्लास को देख सकते हैं पूरा इकोनॉमिक सेट को। आज हम बताएंगे जो हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट। तो आज हम बताएंगे मॉडल सेट 1। तो आज हम बताने जा रहे हैं मॉडल सेट 1। तो मॉडल सेट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन के सामान्य कारोबार व्याख्यांश से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन तो दिया गया है पहला मॉडल सेट में कि जीवन के सामान्य कारोबार के व्याख्यान से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि जीवन जो होता है, जीवन का मतलब होता है जीवन जीने का व्याख्यांश, है ना, कैसे हम जीवन जीते हैं। तो जीवन जीने में सबसे पहला कार्य हमें क्या है, हमारा जो कार्य होता है सबसे पहला कार्य क्या है। तो कारोबार क्या होता है, तो कारोबार जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मानव सामाजिक कार्य, मतलब मनुष्य का सामाजिक कार्य। तो मनुष्य का सामाजिक कार्य में दूसरा ऑप्शन है मनुष्य का धार्मिक कार्य। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है
मनुष्य का सामाजिक कार्य। दूसरा ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है मनुष्य का धार्मिक कार्य। मनुष्य का धार्मिक कार्य। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्य का आर्थिक कार्य। मनुष्य का आर्थिक कार्य। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य। अब मनुष्य का आर्थिक कार्य क्यों होगा? क्योंकि व्यक्ति जो होता है सबसे पहले अपना काम करता है। सबसे पहले जो होता है अपना काम करता है, इसलिए यह होगा आंसर सी नंबर। अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। मतलब यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका अध्ययन जो होता है अर्थशास्त्र से नहीं है संबंध, अर्थशास्त्र से संबंध नहीं रखता है। पहला क्वेश्चन है उत्पादन। पहला क्वेश्चन उत्पादन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है उपभोग। तीसरा ऑप्शन है वितरण। चौथा ऑप्शन है सरकार का गठन। तो ये 4 में से आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है कोई भी वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाता है। उत्पादन कैसे होता है? उत्पादन मतलब वस्तु का, कोई भी वस्तु का उत्पादन करना। दूसरा उपभोग का मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं उपभोग करना। या वितरण का मतलब होता है बांटना। और यहाँ पे दिया हुआ है सरकार का गठन। तो सरकार का गठन ये एक राजनीतिक कार्य है, न कि आर्थिक कार्य, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन एडम स्मिथ। जैसे आंसर लिखे ना, एक कर दीजिए, 2 कर दिए, उसको लिखते जाइए। उसमें क्या होगा, बहुत सारा बच्चा जो बीच में घुसेगा वो देख लेगा। 1 का आंसर सी, 2 का आंसर डी। अब आगे 3 का आंसर। तो 3 का आंसर में हमें बोला कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ। दूसरा ऑप्शन है रेगनर फिंच। पहला ऑप्शन एडम स्मिथ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेगनर फिंच। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे माल्थस। चौथा ऑप्शन गॉटफ्राइड एकेनवाल। गॉटफ्राइड एकेनवाल। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है तो इसे इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। दूसरा है रेगनर फिंच। तो रेगनर फिंच भी एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, समष्टि और व्यष्टि में। तीसरा है माल्थस। माल्थस ने दिया था जनसंख्या संबंधित परिभाषा दिया था। माल्थस जो थे इन्होंने जनसंख्या संबंधित परिभाषा दिया था। तीसरा है गॉटफ्राइड एकेनवाल। तो इसका चौथा है गॉटफ्राइड एकेनवाल। तो इसका आंसर 4 होगा। मतलब सांख्यिकी का जनक गॉटफ्राइड एकेनवाल को कहते हैं। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है।
तो बहुवचन का मतलब होता है एक से ज़्यादा। एक वचन का मतलब एक होता है और एक से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। तो बहुवचन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है संख्यात्मक मान, मतलब संख्याओं का मान। दूसरा दिया है आंकड़ा, आंकड़ा मतलब कोई भी संख्या को आंकड़े वक्त लिखा जाता है उसे लोग बोलते हैं आंकड़ा। तीसरा दिया हुआ है सांख्यिकी तथ्य। चौथा दिया है इनमें से सभी। तो बहुवचन में शब्दों का जो सांख्यिकी अर्थ जो होता है, जो तात्पर्य होता है, वो सभी से होता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आ जाता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में किस प्रकार का आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन केवल मात्रात्मक, दूसरा है केवल गुणात्मक, तीसरा है मात्रात्मक और गुणात्मक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इकोनॉमिक्स में जो होता है तो मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक मतलब मात्रा के आधार पे और गुणात्मक मतलब गुणात्मक के आधार पे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या होती है। तो परिसंचरित या परिमिति या परिमित जिसको कहते हैं, तो परिसंचरित का मतलब होता है संचार किया हुआ, और यहाँ पे एक दिया है कि या परिमित उत्तर। परिमित का मतलब होता है परिमित होने की स्थिति या परिणाम होने की स्थिति। तो यहाँ पे जो परिमित और संचरित प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या होती है, तो इसमें 2 गो होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 2। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया है बी नंबर में दिया है 0, सी नंबर में दे दिया है केवल 2, केवल 2, और डी नंबर में दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? तो फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्राथमिक, द्वितीयक और प्रकाशित, और चौथा दे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 4 को जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता, मतलब यहाँ की विश्वसनीयता का मतलब होता है विश्वास दिलाना, किससे विश्वास होगा, मतलब कोई भी आंकड़ा जो होता है, आंकड़ा को पढ़े या आंकड़ा को देखने पर कैसे विश्वास होगा या कैसे सत्यापित होगा, तो इसकी जवाबदेही अन्वेषण पर होती है। तो ये कौन करता है? प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है या प्रकाशित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब होता है प्राथमिक, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक मतलब जो खुद से किया हुआ है, और द्वितीयक मतलब होता है कि दूसरे के द्वारा आंकड़ा को प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। जो आंकड़ा को हम खुद से तैयार किए हैं, खुद से ढूंढे हैं, खुद से किए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1 प्राथमिक आंकड़ा। ऑप्शन 5, ऑप्शन सी का क्या था? ऑप्शन 6 का सी, और 7 का आंसर हो जाता है ए। अब क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में दिया है आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब खाली स्थान कहलाता है। आंकड़ा संग्रह करने वाला, आंकड़ा संग्रह मतलब आंकड़ा को जुगाड़ करना, किसी का एक कलेक्ट करना, ठीक है, आंकड़ों को जुगाड़ करने के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति खाली स्थान कहलाता है। तो उत्पादक, निवेशक या अन्वेषक या उपभोक्ता, यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 को दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या दिया है कि उत्पादक। तो उत्पादक का काम क्या है? उत्पादक का काम होता है वस्तु का उत्पादन करना, तो यहाँ पे आंकड़ों का संग्रह नहीं होगा। दूसरा हो जा रहा है निवेशक। निवेशक का मतलब है कि कहीं पर अपना पूंजी को निवेश करना, इसको हम लोग बोलते हैं निवेशक। तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन दिया है अन्वेषक या प्रेक्षक। तीसरा ऑप्शन है अन्वेषक या प्रेक्षक।
चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपभोक्ता। तो यहां तो 2 को तो बता दिए। अब तीसरा है अन्वेषक या परीक्षक। इसका मतलब होता है अन्वेषक या परीक्षक का मतलब होता है शोधकर्ता, जो शोध करता है। और चौथा ऑप्शन होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब पहले ही क्वेश्चन हम बता चुके हैं। उपभोक्ता का मतलब है कि कोई वस्तु का अगर हम उपभोग कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए अगर रोटी हमको मिला खाने के लिए और रोटी को अगर हम खा लिए तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका अन्वेषक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मतलब अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब क्या होता है? शोधकर्ता। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहा है कि आंकड़ों का संग्रह के लिए सूचना एकत्रित करने वाला। तो सूचना कौन एकत्रित करेगा? जो शोध करता है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इनमें से किस विधि में परगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। मतलब कि इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ईमेल, ईमेल, ईमेल सर्वेक्षण, ईमेल सर्वेक्षण। और दूसरा नंबर आ जाएगा पहला ईमेल सर्वेक्षण। और बी नंबर में क्या दिया हुआ है? टेलीफोन सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण। सी नंबर में दिया हुआ है व्यक्तिक साक्षात्कार। 4 नंबर में दिया है डाक सर्वेक्षण। डाक सर्वेक्षण, डाक सर्वेक्षण। तो ऑप्शन 4 को तो ईमेल सर्वेक्षण। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस विधि के परगणक का उत्तरदाता के साथ, मतलब कोई भी विधि जो होता है उसका परगणक जो उत्तरदाता, जो व्यक्ति उत्तर देता है वो उत्तरदाता के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो प्रत्यक्ष संबंध का मतलब सीधा संबंध, डायरेक्ट व्यक्ति के साथ हम बात करेंगे। तो ईमेल में ईमेल सर्वेक्षण, तो ईमेल में मतलब हम ईमेल तो सर्वेक्षण सीधा तो डायरेक्ट सर्वेक्षण तो होता नहीं है, क्योंकि ईमेल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को मेल कर देते हैं, मतलब मोबाइल के द्वारा लिख के भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं, दूसरे की जगह चल गया, तो डायरेक्ट तो हमारी बात नहीं हुई। तीसरा हो जाता है टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब ही हम लोग कॉल करके बताते हैं या मैसेज करके बताते हैं। तीसरा हो जाएगा क्या? व्यक्तिक साक्षरता। व्यक्ति का मतलब जिसको बताएंगे वो व्यक्ति, व्यक्तिक का मतलब होता है व्यक्ति। तो उसके साथ हम व्यक्ति क्या होता है कि जो परगणक का जो होता है परगणक के साथ संपर्क होता है, इसलिए सीधा संबंध हो जाएगा सी नंबर, व्यक्तिक साक्षरता, मतलब सॉरी साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब सीधा दर्शन। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। मतलब हमारे भारत में जनगणना, जो जनगणना की बात होती है तो जनगणना हमारे भारत में से 1872 में शुरू किया गया था। उसके बाद नियमित रूप से किया गया था 1881 में। उसके बाद जब हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब पहली बार हुआ? तो पहली बार हुआ था 1951 में, 1951 में पहली बार जनगणना हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 10। तो 10 का सॉरी बी, 10 का बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्गीकरण आंकड़ों को खाली स्थान व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो जो वर्गीकरण आंकड़ा जो होता है उसको हम अगर व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित कैसे करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक पहला ऑप्शन दिया हुआ स्तंभ, पहला ऑप्शन दे दिया गया है स्तंभ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पंक्तियों में, और तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है स्तंभों में पहला, दूसरा या पंक्तियों में, तीसरा खास आधार पर समूह या वर्गों में, खास आधार पर समूह या वर्गों में।
और चौथा ऑप्शन दिया विभिन्न स्तंभ या पंक्तियों में, मतलब ए बी दोनों, इनमें से दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कोई भी वर्गीकरण का आंकड़ा जो करते हैं तो हम लोग स्तंभ में भी करते हैं और पंक्तियों में भी करते हैं, तो ये दोनों में करते, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लिखा हुआ है कि स्तंभ और पंक्ति दोनों में। अगर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक फार्मूला है ये कि एक वर्ग जो होता है, वर्ग का माध्य बिंदु जो कहा गया है कि माध्य बिंदु बराबर होता है। माध्य बिंदु का मतलब, इसको माध्य बिंदु निकालने के लिए तो इसको औसत जैसे हम लोग निकालते हैं, तो औसत में इसमें निकाल, पहला ऑप्शन दिया है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत, दूसरा दिया हुआ है कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के योग, तीसरा दिया हुआ है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर। तो यहाँ पे वर्ग माध्य निकालना, माध्य निकालना हमारा फॉर्मूला होता है कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा को 2 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग दे देंगे मतलब इसका क्या निकलेगा औसत, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा एक, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 13वां क्वेश्चन, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को खाली स्थान चर में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ फिर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुणात्मक ऑप्शन, गुणात्मक, मात्रात्मक, स्थानीय और विविक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक मतलब होता है गुणा की स्थिति में, मात्रात्मक मतलब मात्रात्मक स्थिति, अस्थाई मतलब कोई भी स्थान पे रखा हुआ, और चौथा जो दिया हुआ है वो विभक्त का मतलब होता है कि पृथक करना। विभक्त का मतलब क्या होता है, पृथक करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और अब अगला है 14वां क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चर स्वतंत्र चर का उदाहरण, चर स्वतंत्र चर का उदाहरण। तो ऑप्शन 4 को क्षेत्रफल, बच्चों की संख्या, पासे पर आने वाली संख्या, या ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ पे जो सतत का मतलब होता है कि लगातार, तो लगातार क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल में कोई लगातार काम नहीं होती है। बच्चों की संख्या या पे गिनती की बात हो रही है, और पासे के आने वाली संख्या। और यहाँ पे ऑप्शन 4 नंबर दिया हुआ है कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे दिया हुआ है कि मिलान चिन्ह की गणना कितने समूहों में की जाती है। तो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं कि मिलान चिन्ह, जो बारंबारता मिलान चिन्ह हम लोग जो बनाते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यहाँ अगर लिखा हुआ है कि 8, कोई भी चीज ऑप्शन दिया हुआ 8, तो 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3। तो मिलान ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिलान चिन्ह की गणना कितने समूह में की जाती है। तो कितना समूह में करते हैं, तो यहाँ हम लोग कितना समूह में करते हैं, तो 5 समूह में करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां क्वेश्चन, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमत में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा
7 जो है बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए हैं। तो यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया कि जो अभी तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग कि पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के जो जिला, तो यहाँ पे एक पेट्रोल डीजल के बढ़ती हुई दाम को लेकर एक बंद का आह्वान किया गया था। तो उसमें से कहा गया है कि 5 पेट्रोल पंप बंद दिखा, 5 पेट्रोल पंप खुले दिखा, 7 पेट्रोल पंप बंद दिखा और 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खुले। तो ये जो प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करने वाला है, तो कहने का मतलब ये प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कोई भी चीज को प्रस्तुत करना। मतलब हम कोई भी चीज़ बनाएं या कोई भी चीज़ लिखें तो जाके हम डायरेक्ट सर को हम दे दिए, सर देखिए हम ये वाला लिखे हैं, तो सर को डायरेक्ट प्रस्तुत किए। तो इसका मतलब प्रस्तुत करने का मतलब है डायरेक्ट प्रस्तुति करना, मतलब प्रस्तुति का मतलब है प्रस्तुत कर देना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पाठ्य विषयक प्रस्तुत करना। तो पाठ्य विषयक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य विषयक। एक है मात्रा, ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, तो एक ए नंबर में दिया है मात्रात्मक, बी में पाठ्य विषयक, 3 में सारणी और 4 में आरेखित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों के रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत करती है? तो आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत करेगी? ये आंकड़ों को सारणी वक्त में प्रस्तुत करता है। कोई भी कहने अस्तम या क्षैतिज में अगर दिखाया जाता है तो उसे हम लोग किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं? सारणीबद्ध में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पे दिया गया है कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। मतलब पिछले 10 साल के दौरान, 10 साल में जितना विद्यार्थी आया सबको सारणीबद्ध लिख रहा है कि अगला साल ये आया था, इतना स्टूडेंट था, अगला साल इतना विद्यार्थी, अगला साल इतना विद्यार्थी, सारी चीज को सारणीबद्ध कर रहे हैं। तो सुमित के द्वारा किया गया विद्यालयों का यह वर्गीकरण क्या कहलाती है? तो यह कहने का मतलब देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ए नंबर में ऑप्शन दिया है अस्थानिक, 2 नंबर में जो बी नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर का दिया कालिक, 3 नंबर का है मात्रात्मक और 4 नंबर का है गुणात्मक। तो यहाँ पे अस्थानिक, तो यहाँ पे 10 साल की बात हो रही है, तो क्वेश्चन दिया हुआ अस्थानिक, तो ये अस्थानिक नहीं होगा। अस्थानिक मतलब एक स्थान पे रुका हुआ। और कालिक, कालिक का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि 10 साल से, तो मतलब 10 साल से चलता आ रहा है, तो मतलब समय को बताता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कालिक को जो दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन है 18, अब अगला 19 नंबर क्वेश्चन है काल श्रेणी आंकड़ों में प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो फिर ऑप्शन है बारंबारता आरेख, बी नंबर में दंड आरेख, सी नंबर में बारंबारता बहुभुज और डी नंबर में त्वरण। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर डी, 19 का ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या बोलते हैं? त्वरण। और त्वरण को हम लोग एक इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो अगला क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि त्वरण को 20 नंबर क्वेश्चन में कि त्वरण और किस नाम से जाना जाता है, मतलब त्वरण को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो त्वरण को यहाँ पे दिया है कि संचयी बारंबारता वक्र, दूसरा नंबर में दिया हुआ है दंड आरेख, तीसरा नंबर में दिया हुआ है वृत्त आरेख और चौथा नंबर में दिया है अंकगणितीय आरेख। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब त्वरण को दूसरा इस नाम से जाना जाता है, त्वरण को दूसरा संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर ए। अब 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ की गई?
क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ की गई। तो देखिए इसे पिछले क्लास में भी हम पिछला क्वेश्चन में भी बताएं कि जनगणना कहा जाता है कि जनगणना सबसे पहले शुरू हुआ था 1872 में, फिर दूसरा जब नियमित रूप से किया जाए तो 1881 में, और कहने का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बोले तो 1951 में। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है कि 1951, दूसरा नंबर 1921, तीसरा नंबर 1947 और चौथा नंबर 1821। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन के आधार पर अगर देखें तो ऑप्शन के आधार पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1951। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिश काल में, मतलब जब ब्रिटेन हमारे यहाँ पे शासन कर रहे होते थे, जब हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे, वही बोलते उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटिश काल, मतलब ब्रिटिश हमारे भारत पे शासन कर रहे थे। तो ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो ब्रिटिश काल में ही, ठीक है, राष्ट्रीय आय मतलब जिसको बोलते हैं जीडीपी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का हम लोग एक, तो राष्ट्रीय आय का गणना करने वाला कौन थे, तो राष्ट्रीय आय का गणना करते जो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है फिंडले सिराज, ऑप्शन नंबर 2 VKRV राव, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नरोजी, ऑप्शन नंबर डी विलियम डिग्बी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा सी दादा भाई नरोजी। मतलब ब्रिटिश काल में पहला राष्ट्रीय आय का गणना का प्रयास किसने किया था, तो दादा भाई नरोजी ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, आगे क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया था। तो देखिए रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था, जो मतलब जो हमारे भारत में जब रेल का जो प्रचलन लाया तो ब्रिटिश काल में लाया था 1853 में, जब पहली बार 1853 में हमारे भारत में रेल चलाया गया था। तो रेल जब हमारे भारत में आया तो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोग अब लंबी यात्रा कर सकते हैं। सही बात है, हम लोग बहुत दूर दूर तक, यहाँ से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पटना, कहीं भी हम लोग रेल के द्वारा जाते हैं, तो मतलब लंबी यात्रा करते हैं, ये ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ है कि भारत को एक विशाल बाजार बनाना, तो रेल के माध्यम से भी एक कहने का मतलब क्या था, एक विशाल बाजार बनना होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया भारतीय उद्योगों का विकास करना, यहाँ पे क्या दिया है, भारतीय उद्योगों का विकास करना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी में दिया है ए बी दोनों। तो मतलब भारत को कच्चे माल, क्वेश्चन नंबर 23 में थे, हाँ इसका भी आंसर डी ही होगा। मतलब ऑप्शन हम गलत पढ़ दिए, ऑप्शन नंबर 25 का पढ़ दिए। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रेलवे ने भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है लोग अब लंबी यात्रा कर सकते हैं, पहली बात है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। दूसरा है कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा, मतलब हाँ अब हम लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का मतलब व्यापार करते हैं, तो रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान के माध्यम से क्या बोलते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है जान माल की हानि, और चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी दोनों, तो रेल से जान माल की हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4, मतलब ए बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद आर्थिक प्रणाली ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एक होता है पूंजीवादी, समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं। तो किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को भारत अपनाया, और यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं कि पूंजीवादी किसको कहते हैं और समाजवादी किसको कहते हैं और मिश्रित किसको कहते हैं। तो पूंजीवादी का मतलब होता है कि वह जिस देश में उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर अगर कोई निजी कंपनी का हाथ हो तो उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी में, कि
समाजवादी। और समाजवादी का मतलब होता है कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में सरकार का हाथ हो, मतलब सामाजिक का हाथ हो, सरकार का हाथ हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समाजवादी। और मिश्रित का मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। जैसे हमारे भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित। और मिश्रित का मतलब होता है, जैसे हम एक उदाहरण देकर बताते हैं कि हमारे भारत में दो कंपनी का नाम लेते हैं, एक होता है टाटा स्टील, टाटा कंपनी, और दूसरा है हमारे जो सेल है। तो सेल गवर्नमेंट है और टाटा प्राइवेट है, तो दोनों चलता है, मतलब सरकार भी स्टील का उत्पादन करता है और टाटा भी स्टील का उत्पादन करता है, लेकिन एक है गवर्नमेंट के अंतर्गत और एक है कोई निजी कंपनी के अंतर्गत। तो यहाँ हम लोग दोनों ही करते हैं, उत्पादन के दोनों क्षेत्र में सरकार भी हस्तक्षेप कर रहा है और कोई निजी कंपनी भी हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 25, तोरण। अब हम लोग आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे। तो अब हम लोग बात करते हैं औपनिवेशिक काल। तो पहले यहाँ समझना होगा कि औपनिवेशिक काल कहते किसको है। तो औपनिवेशिक काल कहते हैं कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पर शासन करता है, अपनी संस्कृति या अपना हुकूमत चलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस शासन को बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। जैसे भारत में औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटेन हमारे भारत पर क्या होता है कि भारत पर वो शासन करता था, तो इस शासन को, इस दौरान को हम लोग क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक शासन कहते हैं या औपनिवेशिक काल कहेंगे। तो औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण मतलब वस्तुओं का उत्पादन करना, फैक्ट्री लगाना। तो औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासक मतलब ब्रिटेन उस समय का शासन कर रहा था, तो विदेशी शासक का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना। कच्चे माल मतलब जैसे हम लोग कच्चे माल का मतलब होता है कि जैसे कृषि से उत्पादन करना, जैसे कहने का मतलब कपड़ा उत्पादन करते तो हम लोग क्या चाहिए, ऊन चाहिए, धागा चाहिए, जो कपास से कपड़ा उत्पादन, तो कपास एक कच्चा माल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि भारत को एक विशाल बाजार बनाना, विशाल बाजार में बहुत बड़ा सा बाजार, यहाँ पे वस्तु को ला के बेचना। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि भारतीय उद्योग का विकास करना। और चौथा ऑप्शन दिया है ए बी दोनों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो ब्रिटिश जब हमारे भारत पे शासन कर रहे थे, तो उस समय उन लोग का एक ही मकसद था कि यहाँ से हम कच्चा माल को उत्पादन करवाएंगे और यहाँ से हम ले जाके ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन में बेचेंगे, और वहाँ पे जाके ब्रिटेन में बेचना, वहाँ पे बेचता था और वहाँ पर वस्तु का उत्पादन करता था। जैसे यहाँ से कपास ले जाता था और वहाँ पे कपड़ा बनाता था और वही कपड़ा को ला के भारतीय बाजार में बेचता था। तो भारत को एक विशाल बाजार बनाया और यहाँ का कच्चा माल का निर्यातक भी बना। निर्यातक का मतलब निर्यात करना, तो मतलब यहाँ से कच्चा माल उत्पादन किया और ले जाके विदेश में बेचा, और उसके बाद वहां से जो कपड़ा बना उस कपड़ा को लाके क्या करता था, यहाँ भारतीय बाजार में बेचा जाता था। तो ये ऑप्शन ए भी सही है और 2 भी सही है, लेकिन 3 नंबर क्या बोल रहा है कि भारतीय उद्योग का विकास करना, मतलब उन लोग को भारतीय उद्योग का विकास हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 26, किस वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। मतलब कोई भी वस्तु है, बाजार में कोई वस्तु आया हुआ तो उसका कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होगा। तो कीमत का निर्धारण होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, केवल मांग के द्वारा। मांग मतलब जो वस्तु खरीदने वाला होता है, क्रेता, जो खरीदने वाला उसको है ना, खरीदने वाला जाता है दुकानदार को मांगता है, उसको क्या बोलते हैं, मांग। दूसरा दिया केवल पूर्ति, पूर्ति का मतलब होता है बेचने वाला, जो सप्लाई करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया मांग और पूर्ति के दोनों द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उत्पादन के द्वारा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी, आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय योजना समिति जो था, कोई वस्तु की योजना बनाता है, तो योजना समिति का गठन कब किया गया था, तो इसको किया गया था 1938 में। तो ऑप्शन दिया हुआ 1 नंबर में कि 1935,
1938, 1944, 1947। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 1935। तो 1935 में और ऑप्शन नंबर बी है 1938। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1938 में। ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1935 में, तो हमारे भारत का जो भारतीय बैंक, जो सरकार का बैंक जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है 1944 में हुआ था विश्व बैंक की स्थापना। और 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या ऑप्शन नंबर बी में दिया 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है। तो यहाँ से नाम से ही हम लोग का क्लियर हो जाता है कि पंचवर्षीय, पंच मतलब होता है 5 और वर्ष का मतलब होता है साल। 5 वर्ष तो इसीलिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पंचवर्षीय योजना। और योजना मतलब कोई भी चीज़ का योजना बनाना। तो हमारे भारत में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनाया गया था, 5-5 साल तक चलते गया था। तो हमारे भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। तो पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने साल की होती है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 साल की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाता है इसका कितना वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तु को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो कहा जाता है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की वस्तु जो होता है उसको लोगों के उनके बीच जो होता है क्रय क्षमता के आधार पर। क्रय क्षमता का मतलब होता है कि खरीदने की क्षमता। तो खरीदने की क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि समाजवादी, साम्यवादी और सार्वजनिक, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पूंजीवादी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 29 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या था, सार्वजनिक। और क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में जो औद्योगिक नीति का मतलब होता है कि उद्योग को बढ़ावा देना। तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत में पहली बार 1948 में ही औद्योगिक नीति लाया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही लाए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन यहाँ 4 को दिया हुआ, एक 1945, 1948, 1947, 1951। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1948। 30 का क्या ऑप्शन नंबर बी 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पे जगह का नाम है। जो सांख्यिकी जो संस्था है उस संस्था को किस जगह पर, किस शहर में गठित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पटना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो कोलकाता में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है सी। क्वेश्चन नंबर 32 आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, जीवन प्रत्यास्था, जीवन स्तर। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक मतलब खुद का, समृद्धि का मतलब बढ़ाना, ठीक है, समृद्ध होना। तो यहाँ पे आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या होगा, तो अर्थात आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद को बोलते हैं इंग्लिश में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर 1 में दिया 1990, 1995, 3 नंबर में 1955 और
4 नंबर में 2000। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुआ था 1995 में। मतलब ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 33 का ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन दिया भारत में, 34 नंबर क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखें पहली बार आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था कब, पहली बार आर्थिक नीति की घोषणा 1948 में। तो अब यहाँ पे बात होता है कि नई आर्थिक नीति, तो नई आर्थिक नीति की स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1991, 1995, 1996 और 2004। तो हमारे भारत में जो नई आर्थिक नीति जो तो इसको नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं, जो लाया गया था 1991 में, 1991 में लाया गया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर खाली स्थान लगाया जाता है। जो कर जो होता है दो प्रकार का, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स हम लोग किसको देते हैं, जो डायरेक्ट सरकार को टैक्स देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर होता है जो सरकार को डायरेक्ट ना देके किसी के द्वारा या किसी के माध्यम से देते हैं। जैसे हमारे भारत में जीएसटी जो होता है, जीएसटी बोलता है एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी के मतलब किसी माध्यम से हम लोग देते हैं सरकार को। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा खरीदने हम लोग जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है जीएसटी इतना % आपको लगा। मतलब हम दिए कपड़ा मॉल वाले को दिए, मतलब दुकानदार को दिया और दुकानदार जाके सरकार को देती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, मतलब किसी के माध्यम से देना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो किस पर लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आयात पर या वस्तु के निर्यात पर। या ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है व्यक्ति की आय पर। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम सरकार को टैक्स देते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्ति की आय पर। अब आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है। तो विनिवेश का उद्देश्य यहाँ पे क्या हुआ है, विनिवेश मतलब जो हम लोग निवेश करते हैं इसका वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा आय एकत्रित करना और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। 37 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग, जैसे हम लोग यहाँ पे योजना आयोग का बात करते हैं तो योजना आयोग जो पहली बार हम लोग जो पंचवर्षीय योजना, जैसे हम लोग अभी बात किए कि पंचवर्षीय योजना, तो जो इस पंचवर्षीय इसी को हम लोग बोलते हैं योजना, तो इसको योजना आयोग कहते हैं। तो योजना आयोग जो होता है इसको जो चलाता है उसको योजना आयोग बोलते हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उसका पहला ऑप्शन क्या है राष्ट्रपति, दूसरा है वित्त मंत्री, तीसरा है गृह मंत्री और चौथा ऑप्शन क्या जो है प्रधानमंत्री। अब देखो अभी यहाँ पे ध्यान दें, अब जो है कि हम लोग योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया है। तो नीति आयोग बोले चाहे योजना आयोग, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 नंबर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो देखिए टाटा स्टील कंपनी, अभी हमने बात किए थे प्राइवेट कंपनी है एक टाटा स्टील कंपनी। तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। कब किया गया था, 1907। और इसमें अगर उत्पादन पूछ दिया जाए तो इसका उत्पादन शुरू किया गया था 1911 में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1907, 1995, 1997, 1947। तो इसका 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 1907। अब 29 नंबर क्वेश्चन, टाटा स्टील कंपनी कितने देशों में कार्यरत है। तो यहाँ ऑप्शन के आधार पर देखा जाएगा 26, 16, 30, 31। तो लगभग 30 देशों में, लगभग 30 देशों में टाटा स्टील कंपनी कार्यरत है। मतलब अपना काम 30 देशों में करता है, उत्पादन 30 देशों में करता है।
क्वेश्चन नंबर 40, तो 129 का क्या बता दिए, 29 का हो जाएगा, सॉरी 39 का ऑप्शन सी, 30 देशों में। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है मॉडल सेट 1 का, जो दिया हुआ है विश्व बैंक को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन IMF, IBRD, WTO या ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ब्रिक्स, ये एक संगठन है। WTO ये भी एक संगठन है, जिसे अभी हम लोग पढ़े, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। IMF ये भी एक बैंक है, जिसको बोलता है IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और चौथा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दिया है IBRD। तो कहा जाता है कि विश्व बैंक की दूसरा नाम क्या होता है, IBRD। तो आज सेट 1 का था 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन आज हम बता दिए। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें। तो धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने जो सेट 1 को बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ जो एक्सप्लेन किया, बहुत सारे बच्चों अभी कंटिन्यू आप लोग देख ही रहोगे, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को वीडियो। और सर को पूरा एकदम गर्मी लग रहा है, एकदम पसीना से भर गया एकदम। सर अपना एनर्जी इन्होंने दिया। आपको ज़रूर ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने देखा कि यूट्यूब में ना बहुत सारे वीडियो इकोनॉमिक्स के अभी भी आ चुका है, लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन, सटीक जवाब, सब चीज़ का करेक्ट आंसर अगर आपको कोई दे पाएगा तो वो ईजीएस्ट स्टडी चैनल ही है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं हाईली एक्सपर्ट है, किन्हीं का 8 साल, किन्हीं का 10 साल का अपना टीचिंग अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और वो अपने अनुभव को आज यूट्यूब के माध्यम से उन सारे बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो किसी न किसी माध्यम से ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, हाईली डिप्रेस्ड हैं, उनके लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ना आप लोग को एक ही काम करना है, सर का जो वीडियो है एकदम बहुत ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप्स में आप इसको ज़रूर शेयर करें। 11 के ग्रुप में, बाकी सब ग्रुप में शेयर ना करें, क्योंकि जिसको ये ज़रूरत है उन्हीं तक ये वीडियो पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिल सके। अभी हम सर से बात भी किए, तो सर आपको ना बहुत जल्द चैप्टर वाइज भी इम्पोर्टेंट देने वाले हैं, बहुत जल्द। तो अभी जो भी आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सेट का जो भी 2 सेट है, उसका पहले सॉल्यूशन आज आपको मिला, कल भी आपको एक मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें आपका चैप्टर्स वाइज भी इम्पोर्टेंट सर आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपका एक ही काम है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा इकोनॉमिक्स का वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर